Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry chapter और केमिस्ट्री के इस चैप्टर में अभी तक हमने प्रीवियस 2 वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के एड्जॉर्प्शन टर्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम चालू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा और इम्पॉर्टेंट, दैट इज कैटालिसिस। नाउ अगर मैं कैटालिसिस की बात करूं, व्हाट इज कैटालिसिस, या आप कैटालिस्ट वर्ड से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। व्हाट इज कैटालिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोज स्लोली गिवन डाइऑक्सीजन, और डिकम्पोजिशन अकर इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 653 टू 873 केल्विन। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें और टेम्परेचर रेंज भी अगर कम भी कर दें, लेट्स से 473 टू 633 केल्विन ही कर दें, तो भी ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ज़्यादा बात को स्ट्रेच नहीं करेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है इस रिएक्शन में। एक छोटा सा एग्जांपल होगी। नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि कैटालिस्ट क्या है। कैटालिस्ट एक ऐसे टाइप का सब्सटेंस है विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को आइदर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, बट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। जैसा और जितना हमने शुरू में डाला है, मे बी पॉसिबल उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, बट केमिकल कंपोजिशन उसका इन द एंड ऑफ रिएक्शन वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो बर्जिलियस ने 1835 में एक टर्म कैटालिस्ट को फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया, लाइक सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूँगा कि एक्सेलरेट की जगह अगर एल्टर आता तो वो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कैटालिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, उसको कम भी कर सकता है। तो वी कैन जस्ट करेक्ट लिटिल बिट, सब्सटेंस विच एल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज आफ्टर रिएक्शन इज नोन एज कैटालिस्ट। और इस पूरे फिनोमेनन को बोलेंगे हम कैटालिसिस। ओके, फर्स्ट थिंग तो जस्ट अभी तक हमने एक कैटालिस्ट की डेफिनेशन देखी। सेकंड, प्रमोटर एंड पॉइजनर्स। व्हाट आर प्रमोटर्स, व्हाट आर पॉइजन्स? प्रमोटर वो होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए दैट आर प्रमोटर, और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करें दैट इज पॉइजन। रेट ऑफ रिएक्शन का प्रमोटर पॉइजन से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्टली कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है, फिर वो कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। ओके ओके, फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, like will use Fe as a solid, molybdenum solid। तो यहाँ पे एज ए प्रमोटर जो है वो molybdenum हुआ, Fe हमारा कैटालिस्ट हुआ। आयरन सॉलिड स्टेट में कैटालिस्ट है और molybdenum सॉलिड स्टेट में प्रमोटर है। molybdenum रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं कर रहा, molybdenum आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अब आयरन क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पास कर रहा है, तो पहले जिस स्पीड से, जिस एक्टिविटी से आयरन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा था, अब उससे भी ज़्यादा उसकी आयरन की एक्टिविटी हो जाएगी। कैटालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस? सिंपल है, देखिए अब अगर एक रिएक्शन, लेट्स से फॉर्मेशन ऑफ SO3 की रिएक्शन को अगर फोकस करें, तो यहाँ पे SO2O2 रिएक्टेंट है, SO3 प्रोडक्ट है और NO कैटालिस्ट है। तो जब
रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो, होमोजीनियस, और सारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में से किसी भी एक का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो गया, दैट इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम, और अगर किसी भी एक का डिफरेंट हो गया तो हेट्रो। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे SO3 में देखिए, इसको तो मैं देखूंगा ही नहीं, SO3 को, SO2 गैस, O2 गैस, NO गैस, होमोजीनियस। सेकेंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइलिक एसिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, होमोजीनियस। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, एक्वस लिक्विड लिक्विड। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये एक्वस हो गया, ये लिक्विड हो गया, तो एक्वस सॉल्यूशन भी इज काइंड ऑफ लिक्विड, यू कैन कंसिडर इन लिक्विड फिजिकल स्टेट, ओके, नॉट इन केमिकली। फिजिकली aqueous should be referred or should be included in liquid state, so this also includes in homogeneous. heterogeneous की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक डिफरेंट फेज हो जाएगा। अब डिफरेंट फेज में फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 से SO3 बना, बट यहाँ पे कैटलिस्ट हो गया सॉलिड, तो हेट्रो हो गया। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस इज हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जैसे N2 और H2 तो गैस हुई, पर आयरन यहाँ पे सॉलिड हो गया। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड में क्या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जैसे अमोनिया और ऑक्सीजन से नाइट्रिक एसिड बनता है NO, तो यहाँ पे अमोनिया गैस हो गई, O2 गैस हो गई, लेकिन PT सॉलिड हो गया। देन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, आपका जो वनस्पति घी बनता है, वेजिटेबल ऑयल बनता है, डालडा एंड ऑल, सो इट्स एग्जाम्पल है जो कि पुराने ज़माने में, अभी के आज के नए बच्चों को तो पता नहीं होगा, आई थिंक पता हो, डोंट नो, बट पुराने ज़माने में एक वेल फेमस डालडा होता था जो कि वेजिटेबल घी होता था। तो उसमें क्या होता था कि वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन की निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस उसमें हाई प्रेशराइज पास की जाती थी, तो वेजिटेबल घी बन जाता था। ओके, सो इसमें निकल सॉलिड है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। इवन दो यहाँ पे अगर बात करें, एक लिक्विड है, एक गैस है, एक सॉलिड है, तीनों के तीनों अलग है, तो ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कि आखिर ये कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, इनका एड्सॉर्प्शन कैसे बनता है। तो गाइस, सबसे पहले दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट अबाउट होमोजीनियस, दिस थ्योरी एक्सप्लेन ऑल अबाउट हेट्रोजीनियस। ओल्ड थ्योरी क्या थी? ओल्ड थ्योरी नोन एज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट was that the reactant in gaseous state or in solution are adsorbed on the surface of solid catalyst. The increase in concentration of reactant on the surface increase the rate, which is exothermic process, which enhance the rate of reaction. But इसको मॉडर्न थ्योरी के थ्रू समझेंगे। एंड व्हाट इज द मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी? 5 टर्म्स को मैं बोलूंगा। पहला, रिएक्टेंट कैटालिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होंगे, उसके बाद में एड्सॉर्प्शन होगा। रिएक्टेंट पहले तो डिफ्यूज हो रहे हैं, कैटालिस्ट की सरफेस पर धीरे धीरे आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। जैसे ही कनेक्ट होंगे तो उस कनेक्शन को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन हो गया। एड्सॉर्प्शन के बाद वहां पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सरफेस पर रिएक्शन होगी।
मतलब थर्ड स्टेप में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, वापस प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, और उसके बाद में एनवायरनमेंट में वापस क्या हो जाएंगे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे, उस एरिया से वापस बाहर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट डिफ्यूजन, देन एड्सॉर्प्शन, देन केमिकल रिएक्शन, देन डिसॉर्प्शन, देन अगेन डिफ्यूजन। Products go away from the catalyst surface. Okay, so diffusion of reactant to surface of the catalyst, then adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst, then occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of intermediate, desorption, then diffusion of reaction products away from the catalyst surface. और ये थ्योरी समझाती है कि कैटलिस्ट जो है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैसे उनका मास अनचेंज होता है, कैसे उनका केमिकल कंपोजिशन भी अनचेंज होता है। समझेंगे? सॉरी। ओके, सो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा कैटलिस्ट सरफेस है, कैटलिस्ट सरफेस है, कैटलिस्ट सरफेस, और ये ए और बी रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेंगे ए बी प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसी, इस फ्री वैलेंसी में एक जगह तो ए अटैच हो जाएगा और दूसरी फ्री वैलेंसी में बी अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने का मतलब एड्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, उस फ्री वैलेंसीज में एड्सॉर्ब हुए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से बना। अब क्या होगा, ए और बी तो बहुत पास में है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो बन गए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और जब ए और बी आपस में बॉन्डेड हो गए तो ये इस कैटलिस्ट से वापस अलग हो जाएंगे, अलग हो गए तो ए बी प्रोडक्ट बन गया, और जैसा कैटलिस्ट हमारे पास इनिशियल स्टेज पे था वैसा ही एट द एंड मिला। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स और कैटलिस्ट में आपको याद रखनी है कि स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू कंप्लीट बिग रिएक्शन। ओके, मतलब आपको छोटी छोटी बातें इसमें इतनी याद रखनी है कि ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, छोटी छोटी टर्म्स आप याद रखोगे, बड़ी बड़ी टर्म्स अपने आप बन जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये इस वीडियो का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए पढ़ते हैं ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट की, तो पहली जो है वो है इसकी एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? अब अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी की बात करी तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर मिल्क है, दूध है, और दूध को मुझे फाड़ना है, लाइक जैसे पनीर बनाते हैं एंड ऑल दिस, तो हम क्या करते हैं, लेमन की एक छोटी सी ड्रॉप डाल देते हैं। लेमन की ड्रॉप डालते हैं तो लेमन का एक पर्टिकुलर एसिड होता है, एसिड को मिल्क में डालेंगे तो दूध फट जाता है, बेस बन जाता है, मतलब वाटर बन जाता है। तो अगर लेमन की ड्रॉप की जगह कभी आपने सोचा है कि अगर ऑरेंज की ड्रॉप में डाल दूं तो क्या होगा? दूध तो फटेगा क्योंकि ऑरेंज की ड्रॉप भी एसिड होती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेमन और ऑरेंज दोनों की पीएच तो अलग अलग होती है, तो क्या दूध फटने की रेट सेम होगी? नहीं, अलग अलग होगी। एग्जैक्टली, तो हर जो कैटलिस्ट है, अब लेमन की रिएक्टिविटी अलग होगी,
ऑरेंज की ड्रॉप की रिएक्टिविटी अलग होगी, मतलब हर कैटालिस्ट की एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। और गाइज यहाँ पे मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट एक रिएक्शन में फास्ट कर रहा है तो एक कैटालिस्ट फास्ट हो गया, दूसरा कैटालिस्ट स्लो हो गया, ऐसा बोलना गलत है। कैटालिस्ट की एक्टिविटी रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है। एक कैटालिस्ट एक रिएक्शन में फास्ट हो सकता है, पर वही कैटालिस्ट दूसरी रिएक्शन में स्लो भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। The reactant must get adsorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. However, they must not get adsorbed too strong that they embolized an other reactant. Okay? Like, so it has been found that for hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11. Metals with maximum activity being shown by group 7 to 9 elements. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और यहाँ जब कैटालिस्ट की बात हो गई है तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ग्रुप डी के जो एलिमेंट है, ओके, ग्रुप डी के एलिमेंट ही एज ए कैटालिस्ट के लिए यूज होते हैं। मतलब जरूरी नहीं, बाहर के भी हो सकते हैं बट बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के मेटल्स एज ए कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं। और जैसे ही आप 5 to 11 मतलब मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। और 7, 8, 9 के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन 7, 8, 9 ग्रुप के मेटल्स की कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जिसका डिस्कशन हम डी एंड एफ ब्लॉक में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो गाइज इसके टॉपिक की डिटेल के लिए आप मेरे डी एंड एफ ब्लॉक की वीडियोस देखें, वहाँ पे आपको इसका आइडिया लग जाएगा। सेकंड, तो पहला तो समझ आ गया एक्टिविटी कि हर कैटालिस्ट की एक्टिविटी अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। ओके, सेकंड, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी को समझने से पहले हम फोकस करेंगे रिएक्शन पे। यहाँ पे रिएक्शंस में रिएक्टेंट, तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट है CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। तो अब मैं बात करूं, प्रोडक्ट तो सेम बनना चाहिए, पर यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन में यूज कैटालिस्ट अलग अलग हैं, तो वो कैटालिस्ट की वजह से कैटालिस्ट जो होते हैं सिलेक्टिवली होते हैं, सिलेक्टिविटी उनकी प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने हैं। द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी। ये आपको ध्यान रखना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी के लिए जो है अलग अलग कैटालिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेम कंडीशन, सेम रिएक्टेंट, सेम कंडीशन, सेम रिएक्टेंट, if different catalysts are there, then maybe it possible that we will get different type of products. Okay? So यहाँ पे हमने दो important feature पढ़े कैटालिस्ट के, पहला एक्टिविटी और दूसरी सिलेक्टिविटी। Okay? Thus we can say that the action of catalyst is highly selective in nature. Okay? So guys, आज की वीडियो में हमने कैटालिस्ट के बारे में एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। पहला, कैटालिस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट की डेफिनेशन, which can alter the rate of reaction, which do not take part in reaction, but and a small amount is sufficient to complete the reaction. फिर प्रमोटर और पॉइजन देखा। प्रमोटर which enhance the activity of catalyst, poison which decrease the activity of catalyst. कैटालिसिस फिनोमेनन होता है जो कैटालिस्ट के थ्रू कंप्लीट होता है,
और कैटालिसिस दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिनमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होता है, हेट्रोजीनियस जिनमें फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है। ओके, उसके बाद में हमने एड्सॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी, एक तो ओल्ड थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी, और इसमें हमने पढ़ा 5 स्टेप में हमने इसको याद रखने की कोशिश करी। पहला डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़ होके कैटालिस्ट सरफेस पे आएंगे। सेकंड में एड्सॉर्प्शन होगा। थर्ड में केमिकल रिएक्शन होगी, बन गया प्रोडक्ट। तो फोर्थ में डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन के बाद वापस कैटालिस्ट सरफेस से दूर डिफ्यूज़न हो जाएगा, मतलब अलग चले जाएंगे। मॉडर्न थ्योरी, और उसके बाद में हमने मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करी कि जो कैटालिस्ट शुरू में जैसा था लास्ट में हमें वैसा ही मिला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भले ही उसमें कैटालिस्ट यूज़ आया। कैटालिस्ट की फ्री वैलेंसीज पर रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है और कैटालिस्ट एज इट इज़ अलग हो जाता है। इम्पॉर्टेंट 2 फीचर देखे, पहला एक्टिविटी, दूसरा सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी इज ऑल अबाउट अलग अलग कैटालिस्ट की एक्टिविटी अलग अलग होती है, एंड सिलेक्टिविटी सेम रिएक्टेंट एट सेम कंडीशन बट कैटालिस्ट आर डिफरेंट, सो प्रोडक्ट में भी पॉसिबल है कि अलग अलग हो। तो गाइज आज की वीडियो में अभी इतना ही। आप इस वीडियोस को वापस रिकॉल किए, वापस इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, और इसी के साथ कैटालिस्ट का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।